खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ये बजट पर हमारी श्रृंखला की कड़ी है, जिसमें कि आज हम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से बातचीत करेंगे। गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो बजट आया है मोदी 3.0 का दूसरा बजट, इसको लेकर चर्चा सबसे ज़्यादा तो इसी बात को लेकर हो रही है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत दी गई है। लेकिन कई और भी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल, क्योंकि अगर ग्रोथ देश में लानी है, तेज़ करनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च होना था उतना वाकई दिया गया है? क्योंकि अगर पिछले बजट से तुलना करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट पहले से ही बहुत बढ़ा हुआ है और 2014 में हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी मिली है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होंगे देश में तो ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और ये अगर बढ़ेगा तो रोज़गार निर्माण होंगे और रोज़गार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा और इसके बिना, ये बढ़े बिना रोज़गार निर्माण नहीं होगा और आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। हम सही ट्रैक पर, सही आर्थिक नीति पर है। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी दौड़ रही है उसमें हमें बड़े प्रमाण पर इस बार वित्त मंत्री जी ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट भी बढ़ाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो मोनेटाइज कर रहे हैं उससे मैं कभी भी 10 लाख रुपए भी खड़े कर सकता हूँ। सवाल ये है कि मैं इतने पैसे खर्चा नहीं कर सकता। हमारे डिपार्टमेंट में हमको मोनेटाइज करके पैसा और डालकर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वित्त मंत्री जी जब भी पैसा लगता है तो देते हैं। इस बार रोप वे, केबल कार में पैसे दिए, इस बार हमारे सीआरएफ में पैसा बढ़ा है, तो सेतु बंधन और सीआरएफ का भी पैसा बढ़ा हुआ है। नेशनल हाईवे के भी काफ़ी बड़े बड़े हाईवे हम बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इसमें किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के कारण जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, आत्मनिर्भर भारत बने, हम विश्वगुरु बने, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इस सपने को पूरा करने का जो प्रयास है उस प्रयासों से आगे निकलने वाला ये बजट है और निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक्सेलरेट करेगा और ग्रोथ बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट खड़ा करेगा। बिल्कुल, ये बात आपने कही कि जो प्रावधान किए गए उससे ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन सरकारी खर्च को लेकर के सवाल उठता है, क्योंकि ये देखा गया कि कोविड के बाद से जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार है ग्रोथ की, वो थोड़ी सी धीमी पड़ी है। आपने देखा होगा कि अब 6% के ऊपर, 7% के ऊपर हम लोग आकर के टिक गए हैं और अगर विकसित देश बनाना है तो कम से कम 8% की ग्रोथ होनी चाहिए, ये माना जाता है। सरकारी खर्च बढ़े, ये सब दूर से मांग उठ रही है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2014 में जब मैं मंत्री बना तो 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, स्टॉल प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट बंद पड़ने का कारण ये था लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम, कोर्ट केसेस, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के प्रॉब्लम, रेलवे के प्रॉब्लम, यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रॉब्लम, इन सब के कारण प्रोजेक्ट रुके हुए थे। आज भी हमें चाहे पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, चाहे माइनिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट हो, हमें सब प्रकार के क्लियरेंसेस करने पड़ते हैं। देखिए, डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, पर दोनों के बीच में सबसे बड़ी बात होती है टाइम। और समय पर न होने के बाद प्रोजेक्ट डिले होते हैं, ब्याज बढ़ता है, बैंक का अकाउंट में पैसा देती नहीं और बाद में प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। और इसलिए हमने इस बात का अनुभव होते हुए 2014 में हमने कोशिश की, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया, प्रॉब्लम सॉल्व किए और मैं ये बड़े अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। अब हमने क्या नीति अपनाई है कि 90% लैंड पोजीशन में आए बिना हम अपॉइंटमेंट देते ही नहीं देते। पहले 10% लैंड पे देते थे। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया कि जो प्रोजेक्ट हमको 3-4 साल पहले करने हैं उसका डीपीआर बनाकर उसके सब जो कागज़ के जितने काम हैं वो पूरे करके रख के हम अप टू डेट तैयार करके रखेंगे, क्योंकि ये फास्ट फूड का ज़माना है और जैसे होगा तुरंत प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो हमने हमारे पॉलिसी में भी सुधार किया है और आने वाले समय में गतिशीलता भी बढ़ा रहे और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जो डिले है जिसके कारण वो हमने दूर की है और अभी भी कोई जगह अगर समस्या होगी
तो प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी अपॉइंट की है, उसमें हम पहले रिजॉल्व करते हैं सवालों को, फिर प्रधानमंत्री जी प्रगति में सबका रिव्यू करते हैं। और इसलिए अब कोल माइंस हो, हमारी जो स्पेशियस अलग अलग प्रकार के उद्योग व्यवसाय के जो अनेक बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, पोर्ट के प्रोजेक्ट है, इसमें प्रधानमंत्री के लेवल पर भी समीक्षा होती है और उसके कारण हम जल्दी ही प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे, गति बढ़ाएंगे और गति बढ़ाने के बाद इसके जो ऑब्स्टेकल्स है वो दूर हो जाएंगे और इकोनॉमी को गति मिलेगी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 3 मुख्य रूप से खर्च जो होता है डिफेंस में, रेलवेज में और आपका जो मंत्रालय है सरफेस ट्रांसपोर्ट या रोड की अगर बात करें, तो जो बजट दिया गया है 2.72 लाख करोड़, आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है पिछली बार की तुलना में, या आपको लगता है कि और ज़्यादा इस पर करने की ज़रूरत है? नहीं, ये सफिशेंट है। प्रॉब्लम है कि कम से कम 3-4 लाख करोड़ तो मार्केट से कभी भी खड़े कर सकते हैं। हमारे यहाँ लोग तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए। कल ही मनसुख भाई मांडविया जी के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने जो विशेष रूप से सरकार के पास और राज्य सरकार के पास जो पीएफ और इंश्योरेंस के वगैरह जो पैसे हैं वो भी इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार हो गए। तो मुझे लगता है अब इसमें समस्या नहीं है। पर बॉटलनेक्स तो हैं गडकरी जी, जैसा आपने खुद जिक्र किया, एनवायरमेंटल क्लियरेंस होता है, लैंड एक्विजिशन होता है, इस सब में जो लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं, रेड टेपिज्म, उसके चलते देरी तो होती है बहुत बड़े प्रमाण में कम हुए हैं और कम करने का हम सबका प्रयास है और इसलिए हम इसको गति देने में कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। किस तरह की एम्बिशियस परियोजनाएं हैं जिनका इंतज़ार देश की जनता करी? आपने रोपवे का जिक्र किया, टनल रोपवेज, ये सब क्या है, इनके बारे में कुछ बताइए कि ये हम लोग मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे में काम कर रहे हैं। टोटल राज्य सरकार से 360 प्रपोजल हमको मिले हैं और 6 महीने के अंदर 50 प्रपोजल हम शुरू कर देंगे। हम लोग उसके टेंडर प्रोसेस में हैं और आने वाले समय में जैसे धौला कुआं से मानेसर हवाई में चलने वाली स्काई बस, इस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम लोग ऊपर के ऊपर लोगों को ले जाए तो नीचे का ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो कोशिश है नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम पोल्यूशन को कैसे कम करें, ट्रैफिक जाम को कैसे कम करें। तो इसमें अनेक इनोवेटिव मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। अब हम जहाँ बैठे हैं दिल्ली में, आप जानते हैं कि यहाँ प्रदूषण की कितनी बड़ी समस्या है, वायु प्रदूषण की। हालांकि पहले की तुलना में काफ़ी कम हुआ भी है, लेकिन कुछ ऐसे महीने होते हैं जब प्रदूषण बढ़ जाता है। और ईवी पर आपका खास तौर से जोर है। अभी बजट में भी जो बैटरी आती है ईवी के लिए, उस पर कई सारे कंपोनेंट्स को लेकर के टैक्स में छूट देना, ये सारे प्रोविज़न किए गए हैं। आपको लगता है इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि दिल्ली के प्रदूषण की जब आपने बात की तो पहली बात, दिल्ली में 65,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे हो, पेरीफेरियल रोड हो, हमारी ये टनल हमने बनाई है स्पेशल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में, UR2 है, कालिंदी कुंज वाला रोड है, फिर दिल्ली देहरादून है, दिल्ली जयपुर है, दिल्ली मुंबई है, दिल्ली कटरा है। और ये सब रोड जो हम बना रहे हैं इसकी कीमत करीब 65,000 करोड़ दिल्ली के अंदर की है। और अभी हम 35,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट, ऐसे 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम करेंगे। 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे और 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हम इसी साल चालू करने की कोशिश करेंगे। फिर दिल्ली की पानी की समस्या के लिए मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था, हमने 3 योजनाएं उत्तराखंड और हिमाचल में मंजूर की है। किशोर बांध है, रेणुका बांध है, उसमें 22,000 करोड़ भारत सरकार ने दिए, उनके काम शुरू हुए। 2080 तक दिल्ली को पानी की समस्या नहीं रहेगी। तीसरी बात, दिल्ली के जल प्रदूषण को दूर करने के लिए जायका का प्रोजेक्ट पकड़कर हमने 6,000 करोड़ दिल्ली सरकार को दिए। अब दिल्ली सरकार ने उसमें 15% उनके डालने चाहिए, वो नहीं डाले, उसका कुछ जगह काम रुका हुआ है। पर ये सब प्रोजेक्ट होने से दिल्ली जल प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। रही बात जो दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक ये ऐसा फ्यूल है जो सस्ता है। जब हमने इलेक्ट्रिक बस, आपको इस पे आता, लेकिन जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की जायका प्रोजेक्ट की, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो क्या है और उससे कैसे पानी की समस्या दिल्ली के लिए हल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अभी सबसे बड़ी शिकायत जो विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान रही लोगों को, कि जो पानी घर में आ रहा है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, गंदा पानी है, और यमुना का पोल्यूशन वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव में। देखो, दिल्ली में जो ओखला है वो हम देश का सबसे बड़ा STP बना रहे हैं और ऐसे कम से कम 70-80 जगह पर STP बना रहे हैं जो वाटर पानी शुद्धिकरण करेंगे। काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोजेक्ट शुरू भी हुए हैं। हमने हमारा हिस्सा भी दे दिया है। उसमें 15% दिल्ली की सरकार को देना था, भारत सरकार का, और कुछ एक जायका के, कुछ जायका की ग्रांट्स थी। तो ये सब प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा, जब मैं वाटर से मंत्री था तो मैं इसका मॉनिटरिंग करता था।
अभी वर्तमान स्थिति क्या है मुझे मालूम नहीं, पर यह प्रोजेक्ट होने से दिल्ली को जल प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। रही बात यमुना की, हमने एक नमामि गंगा शुद्ध करने के लिए 40 नदी और नालों का काम लिया, उसमें यमुना का है। हमने पानीपत सोनीपत के मेरे समय ही हमने ईटीपी प्लांट अच्छे कराए ताकि यमुना का जल खराब ना हो। अब बड़े प्रमाण पर यमुना को शुद्ध करना ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। मथुरा में काली नदी वगैरह सब नदियों पर हमने काम किया था, तो एक बार ये जल शुद्धिकरण होगा। दूसरी बात, जो पंजाब हरियाणा में 200 लाख टन परलियाँ आती है और वो जला देते हैं, जिसके कारण दिल्ली में इस समय जब ठंड के दिनों में वो पोल्यूशन चिपक जाता है। तो अभी उसमें 20 लाख टन परली से अभी ये प्रोसेसिंग शुरू हो गया। 2,500 रुपये टन परली का भाव हुआ है। अब परली से इथेनॉल बन रहा है, बायो बिटुमिन बन रहा है पानीपत में, और 78,000 टन हवाई ईंधन बन रहा है। और परली के 400 प्रोजेक्ट में से 60 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं जो परली से सीएनजी बना रहे हैं। और उसका जो पाइप प्रोडक्ट है लिग्नेंट, वो हम बिटुमिन में डाल रहे हैं। पहला 1 किलोमीटर रोड हमने बनाया, और ये लिग्नेंट डालने से किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता नहीं ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता नहीं, अब वो हवाई ईंधन दाता और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी हाइड्रोजन दाता बनेगा। तो गांव की परिस्थिति बदलेगी। मक्के का भाव पिछले साल 1,200 रुपये क्विंटल था, इस रुपये 2,400 रुपये क्विंटल हुआ, क्योंकि इथेनॉल मक्के से बनना शुरू हुआ। तो आने वाले समय में हम गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, प्रदूषण से मुक्ति कैसे मिले, गाँवों को किसानों की उन्नति कैसे हो, रोजगार कैसे निर्माण हो, और एक तरफ देश का इंपोर्ट कैसे कम हो फॉसिल फ्यूल का जो 22 लाख करोड़ का है, और प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिले, इस प्रकार का इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमने पॉलिसी बनाकर काम किया है। क्या आपको लगता है गडकरी जी की यमुना साफ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मेरा विश्वास है हो सकती है। मैं तो यमुना में हवाई जहाज उतरने वाली बात कर रहा था। कैसे? वो यहाँ से यमुना में हम लोग ड्रेजिंग करेंगे, हवाई जहाज यहाँ से उड़ेगा, ताजमहल के पीछे 13 मिनट में उतरेगा, ताजमहल 2 घंटे में देखेंगे, वापस आएंगे उड़ के 13 मिनट में यहाँ आ जाएंगे, सुबह शाम वापस आगरा देख के। तो मैं ये वो हवाई जहाज चालू है, मैंने हवाई जहाज लाया, पानी में उतारा मुंबई के समुद्र में, बाद में प्रधानमंत्री जी हमारे अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ के चले गए। तो ये सब सक्सेसफुल है, ये हो सकता है। और यमुना भी शुद्ध हो। और मैंने और एक प्रोजेक्ट लिया था कि 900 हेक्टर यमुना के बाजू में हम लोग सिंगापुर में जैसे वो रिक्लेमेशन करके एक बहुत बड़ा गार्डन बना है, वैसा एक ऑक्सीजन पार्क बने नाम से एक बड़ा गार्डन बनाने का सोच रहे थे। वो भी प्रपोजल एलजी के साथ डिस्कस मैंने किया था। अब वो मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं है, पर ये दिल्ली में होना चाहिए, ऐसे दिल्ली के लोगों की अपेक्षा है। और अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो आपने पराली का तो विस्तार से जिक्र किया, लेकिन जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो व्हीकुलर पोल्यूशन है, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, उससे सर प्रदूषण। डीजल पेट्रोल ही कम। अभी मेरे पास गाड़ी है 100% इथेनॉल पे चलने वाली। अब टाटा, सुजुकी, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो सब पेट्रोल 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियाँ ला रहे हैं। 60% बिजली तैयार करेगी, नो पोल्यूशन, इंपोर्ट शून्य। पर गाड़ियों की कीमत ज़्यादा होती है ना, तो मिडिल पूरी क्लास कहाँ इसको देखो अभी तो ये लिथियम आयन बैटरी जब हमने शुरू की $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब $105 आई थी। और अभी जो निर्मला जी ने घोषित किया उसके बाद डीजल और पेट्रोल कार की कीमत और इलेक्ट्रिक कार बस ट्रक की कीमत सेम होंगी, और इलेक्ट्रिक में खर्चा ही नहीं है। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक ही चलेगा। ये जो आपने बात की निर्मला जी के बजट की, सवाल मैंने पहले भी पूछा था, आपको मैं बीच में रोक दिया था, लेकिन क्या ये ईवी बैटरीज के ऊपर जो इंसेंटिव दिए गए हैं इससे खपत बढ़ेगी और लोग वाकई इसके लिए प्रेरित होंगे खरीदने के तो लिए? ऐसी बढ़ रही है कि वेटिंग लिस्ट लग गई है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक के ट्रक आ रहे हैं। आप बता दो, मैं 5 साल के अंदर दिल्ली में आपको एक भी डीजल बस दिखेगी नहीं, पूरे इलेक्ट्रिक बसें थी। अगर आसाम के मुख्यमंत्री आए थे, उनने मुझे बताया 500 बसें उनने ली इलेक्ट्रिक की। तो आप पूरे देश में आने वाले समय में कम से कम 1 लाख बसें साल की इलेक्ट्रिक की बनेगी, और पूरा अर्बन ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर का, और दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, लुधियाना सब इलेक्ट्रिक सुपर एयर कंडीशन कोच चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है, शुरू हो गया। पर लोगों को थोड़ी चिंता तो रहती है कि पता नहीं बीच में अगर मान लीजिए लेके जा रहे हैं कहीं हाईवे पर, तो बैटरी अगर डाउन हो गई तो चार्ज करने में टाइम लगता है। कभी तो आप बैटरी मुझे स्वैपिंग के ऊपर नहीं ज़्यादा जोर आप देना ऐसा एक तो भी इंसिडेंट हुआ है मुझे बता सकते हो? एक भी इंसिडेंट बताओ। पर टाइम बहुत लग जाता है, 3-3 कुछ नहीं लगता, रात को होता है। देखो एक स्कूटर 24 या 26 किलोमीटर चलती है दिन में, एक कार 100 किलोमीटर चलेगी। रात को आके भी मेरे घर बाहर में लगा है, गाड़ी चार्ज हो रही है। अभी मैं आया बाहर, फिर लगा दी, चार्ज हो गई।
तो आपके हिसाब से दिल्ली मुंबई जाने में आपको चार्ज है, तो हम 670 चार्जिंग से रोड पे बन रहे पेट्रोल पंप के बाजू में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके हिसाब से पेट्रोल, डीजल और ईवी बैटरी जो है कार, इनकी तीनों की कीमत एक जैसी हो जाएगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि निर्मला जी के बजट के बाद इस साल एक 6 महीने में ये कीमतें लगभग सेम हो जाएंगी। अगर हम सड़कों की बात करें, एक्सप्रेस वे जो इतनी रफ्तार के साथ बन रहे हैं गडकरी जी, तो उनकी क्वालिटी को लेकर के भी सवाल उठते हैं। कुछ जगह जैसे आपने अभी ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे देखा होगा, इसमें कई जगह पैच वर्क हो रहा है, 1-1.5 साल के भीतर ही काम दोबारा शुरू हो जाता है। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या? नहीं, अभी तो हम टेक्नोलॉजी नई नई उपयोग में ला रहे हैं, और अभी ये भी कर रहे हैं कि हम ऐसी एक सिस्टम ला रहे हैं सॉफ्टवेयर को, कितनी मिट्टी डाली, कितना डाला, कितना लिया, वो सब कंप्यूटर पे आपको स्क्रीन पर दिखेगा। हम लगातार क्वालिटी मेजर्स ले रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो कमी होगी उसमें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, उसको पूरा हम ठोकेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ेंगे नहीं, और नहीं तो ब्लैक लिस्टर करेंगे। अभी दिल्ली पेरिफेरल रोड पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर को ये समझना चाहिए कि जो काम ठीक से नहीं करेगा उसको बिल्कुल इसका कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मिडिल क्लास की बात होती है तो उसकी तो झोली भर गई। आपको पता होगा कि जो सोशल मीडिया उस पर कई तरह के मीम चलते हैं, तो वित्त मंत्री जी के बारे में भी चलते थे और आपके बारे में भी, क्योंकि टोल को लेकर चलता है। तो लोग कह रहे हैं कि चलो इनकम टैक्स में तो रिलीफ मिल गया, अब टोल में भी रिलीफ मिल जाए तो गंगा नहाए। जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, कैसे? हमारा अध्ययन पूरा हो गया है, और हम जल्दी ऐसी स्कीम लाएंगे कि सब लोगों को टोल से एक प्रकार से उनकी तकलीफें खत्म हो जाएगी। तो टोल खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, या वो टोल तो नहीं अभी देना? मैं कुछ बताऊंगा नहीं आपको, पर मैं जल्दी ही ये स्कीम जाहिर करके हम इसको ख़त्म करेंगे। तो यानी जो बार बार रुकते हैं या जो अभी रीडिंग होती है उसके बजाय ऑलरेडी बैंक से सीधा अभी कट भी जाए। 99% फास्टैग है, रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो सैटेलाइट से करने की बात हो रही है। हाँ, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम की बात है। तो उसी के बारे में इशारा कर रहे हैं या कुछ और? उसका भी है कुछ, हम वाकई भी कुछ और पॉलिसी निर्णय करेंगे, जो हमारे कानून के अधीन हमारा अधिकार है, कुछ मार्ग निकालेंगे उसमें। तो आपको लगता है कि जल्दी लोगों को टोल वाली बात से भी राहत मिल जाएगी? मेरे भी बहुत कार्टून निकलते हैं हाँ, मैं सोशल मीडिया पे, बहुत ट्रोल करते हैं। टोल को लेकर लोग थोड़े नाराज भी हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये नाराज़गी दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, तो अच्छी खबर जल्दी सुनने को मिलेगी। अब हम थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव हैं जल्दी, कल लोग मतदान भी अपने करने वाले। दिल्ली वाले आपने बहुत विस्तार से बताया कि क्या क्या काम आपके मंत्रालय ने किया है, क्या योजनाएं हैं। लेकिन जो कैंपेन हुआ, आपको लगता है कि ये ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा ही पर्सनल होना और सबके सारी संस्थाओं पर आरोप लगाना? राजनीति में किस नेता ने और पार्टी ने कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये लोकतंत्र में उनका अधिकार है। पर लोकतंत्र को अगर यशस्वी बनाना है तो मर्यादा का पालन करके, संयम दिखाते हुए अपनी बात को रखना, यही अच्छा है। जब जनता इसके बारे में उचित निर्णय करेगी, चॉइस करेगी, तो लोग ठिकाने पर आकर सही चलेंगे। तो जनता का ही इसको निर्णय करना है कि सही क्या है, गलत क्या है, किसने गलत किया और किसने सही किया। मेरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता, डबल इंजन की सरकार चाहिए दिल्ली को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी और हमारी सरकार आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं गडकरी जी। 27 साल हो गए जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर दिल्ली में नहीं आई, इतना लंबा वनवास खिंच गया। पर इस बार हम जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और जो मुद्दे हैं, आपको लगता है कि जो रेवड़ी की बात हो रही थी, तो बीजेपी भी उसी दौड़ में शामिल हो गई? देखिए, दिल्ली में हमने जो विकास किया है भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, वो लोगों के सामने है। और मैं आपको तो दिल्ली में हमारी सरकार आई तो 5 साल के अंदर दिल्ली को हम प्रदूषण से और ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएंगे। पर ये जो रेवड़ी है, आप इसको सही मानते हैं? जिसको रेवड़ी कहा जाता है कि लोगों को सीधे पैसे दे देना, छूट दे देना, फ्री बस यात्रा, फ्री मेट्रो यात्रा। अब रेवड़ी खाने वालों की संख्या बढ़ी है, इसलिए रेवड़ी आ रही है। जनता जब तय करेगी कि हम रेवड़ी पर नहीं, नीतियों के ऊपर, हमारे लॉन्ग टर्म जनता के इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मत देंगे, तो रेवड़ी इफेक्टिव नहीं रहेगी। और थोड़ी सी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र को लेके भी हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव था और विधानसभा चुनाव, इसके बीच में बहुत सारे वोटर्स जोड़ दिए गए, और यही कारण है कि बीजेपी इतनी बड़ी संख्या में वहाँ जीती। महाराष्ट्र की जीत तो बहुत ऐतिहासिक रही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र की जनता ने हमको विश्वास दिलाया, और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अच्छा काम करेगी और महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षा पूरी करेगी। लेकिन जो चुनाव आयोग जैसी संस्था है, इनके ऊपर जब सवाल उठाए जाते हैं, तो आपको क्या, अनुभवी राजनीतिज्ञ, आपको कैसा लगता है कि ये
जांच होनी चाहिए या ये सिर्फ देखो, राजनीति? मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। हर जगह पर लोग तकरारें करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र में व्यवस्था है, उसका उचित निर्णय उचित जगह पर लगता ही है। और आगे की अगर हम बात करें तो इस बजट से आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों के लिए क्या दिशा मिलेगी देश की अर्थव्यवस्था को? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की जो प्रक्रिया है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आगे जाने के लिए एक मील का पत्थर ये बजट साबित होगा और हमें प्रगति और विकास की ओर लेके जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी जी आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बजट के ऊपर चर्चा करते हुए, और उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है उसके लिए मील का पत्थर ये बजट साबित होगा।